हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज का वीडियो होने वाला है ओनरशिप रिव्यू पे, क्योंकि मैंने R15M परचेज़ कर रखी है। सो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये बाइक कितनी वर्थ है, इतना पैसा इस बाइक में इन्वेस्ट करना सही है, आप सेटिस्फाइड होगे या नहीं होगे, बाइक को ख़रीदना चाहिए या नहीं ख़रीदना चाहिए, और आपके पास अदर ऑप्शन कौन कौन से हैं। तो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। हमारे पास यहाँ पे खड़ी हुई है R15M द ब्रांड न्यू। एंड क्या मेरी ये चॉइस सही थी या गलत थी, ये सारी चीज़ें आपको मैं बताने वाला हूँ। फ़िलहाल मैं आपको डिस्प्ले में दिखाता हूँ इसके कि बाइक ने अभी तक कवर किए हैं 3602 किलोमीटर, मतलब 3602 किलोमीटर इसने कवर कर लिए हैं। और आई थिंक इतना कवर करने के बाद, और मैंने ही कवर किए हैं इससे, भैया तो इसे ज़्यादा लेके जाते ही नहीं है, खड़ी रहती घर पे। तो जितना भी लेके निकला हूँ मैं ही निकला हूँ ऑलमोस्ट, कभी कदार वो लेके निकलते हैं हल्का फुल्का। मैं आपको एक ओनरशिप रिव्यू और एक ट्रस्ट वर्दी रिव्यू दे सकता हूँ इस बाइक पे कि क्या परचेज़ करने लायक है या नहीं है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं बाइक के प्रॉस की, मतलब बाइक में क्या क्या अच्छी चीज़ें हैं। तो सबसे पहला जो इसका प्रॉस है, मतलब देख रहे हो ये लुक, ये जो बेहतरीन डिज़ाइन यामाहा ने दिया है, ये किसी और बाइक में, मतलब 155 सीसी की किसी भी और बाइक में आपको नहीं मिलने वाला है। बिल्कुल एक सुपर बाइक का लुक है। जैसा कि आप जानते हैं R1M से इंस्पायर्ड है R15M, सेम कलर सेम डिज़ाइन, बस इंजन छोटा। मतलब लुक देखिए आप, लुक एट दिस बीस्ट मैन। 155 सीसी में शायद ही, मतलब इतनी खूबसूरत मशीन आपको मिलने वाली हो, शायद ही कोई भी दूसरा ब्रांड या यामाहा खुद भी ऑफर नहीं करता इतनी खूबसूरत मशीन 155 सीसी में। ये लुक जो है, ये पहला प्रॉस है, मतलब आपको इतना अच्छा लुक मिलने वाला है। और दूसरे प्रॉस की, मतलब दूसरे फ़ायदे की अगर हम बात करें, आपको एक 155 सीसी की बाइक में मिलता है क्विक शिफ्टर, जो शायद ही आपको कोई ब्रांड ऑफ़र कर रहा हो 155 सीसी में। हालांकि यूएसडी फोक्स अब सारे ब्रांड्स ऑलमोस्ट ऑफ़र करने लगे हैं, बट क्विक शिफ्टर कोई ऑफ़र नहीं कर रहा। थर्ड बहुत ही बड़ा जो प्रॉस है इसके साथ, कि आपको सिर्फ 155 सीसी की बाइक में क्या मिलता है, स्लीपर क्लच। उसके बाद अगर हम एक और प्रॉस की बात करें, आपको यहाँ पे यामाहा मोटरसाइकिल कनेक्ट मिलता है, जिससे आप अपने फ़ोन को इस इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर से कनेक्ट कर सकते हो और बाइक की लोकेशन वगैरह अपने फ़ोन से ही देख सकते हो। नेक्स्ट जो बेनिफिट है इस बाइक के साथ, कि आपको इसमें हज़ार्ड के लिए यहीं पे आपको इनबिल्ट हज़ार्ड फ्लैशर मिल जाते हैं, आपको अलग से लगवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये सारे प्रॉस तो आपने ऑलमोस्ट पहले भी देखे होंगे, पहले के वीडियोस में लोगों ने जब रिव्यू दिए तो ये सारी चीज़ें आपके सामने डिस्कस ज़रूर की होंगी, क्योंकि यही प्लस पॉइंट थे यामाहा R15M लॉन्च करने के, कि ये सारी चीज़ें उन्होंने चेंज करके इस बाइक में डाली थी। बट ये बाइक मुझे पड़ी 2,10,000 में। तो क्या 2,10,000 इस बाइक के लिए सही प्राइस है? आज मैं आपके सामने डिस्कस करने वाला हूँ इसकी सारी निगेटिव चीज़ें, कि मुझे इस बाइक में क्या क्या ख़राब लगता है, बाइक ने कितनी प्रॉब्लम दी मुझे अभी तक, और वर्थ है या नहीं है। बट कुछ लोग हैं जो मुझे हेटर समझेंगे, तो प्लीज़ यार, ऐसा कोई रिव्यू नहीं देने वाला हूँ इसका मैं कि आप हेटर समझो मुझे। ये ओनर बायस रिव्यू नहीं होने वाला है बिल्कुल भी। ये आप लोगों के लिए है, जो चीज़ें मैंने फील करी हैं। अगर मैं इसे परचेज़ करने वाला होता तो भी मैं यही रिव्यू देता। आते हैं, पीछे चलते हैं, वो खड़ी है वहाँ पे ना, छोटी सी दिख रही है, वहाँ चलते हैं, फिर बताते हैं आपको। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जैसा कि आपने सारे वीडियोस में देखा होगा कि R15 जो है वो ऑलमोस्ट 155 सीसी की है, बट लगभग सारी 200 सीसी कैटेगरी की बाइक्स को टॉप एंड में टक्कर देती है, और बहुत ही काबिल तारीफ टक्कर देती है। बहुतों से तो वो आगे निकल जाती है, लेकिन टॉप एंड में इसके इनिशियल से मैं बहुत ही ज़्यादा डिससेटिस्फाई हूँ, मतलब बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं हूँ इसके
इनिशियल से। इनिशियल में मुझे वो पिकअप फील नहीं होता है जो होना चाहिए। 2,10,000 रुपये अगर मैं किसी बाइक के लिए दे रहा हूँ तो इनिशियल पे भी इन्हें ध्यान देना चाहिए और इनिशियल को भी अच्छा बनाना चाहिए। शहर में जब हम चल रहे हो तो हमें ये फील नहीं होना चाहिए कि हम एक 155 सीसी की बाइक राइड कर रहे हैं। टॉप एंड में तो ऐसा फील नहीं होता है, लेकिन जब हम शहर में इसे राइड करते हैं, जितनी बार भी मैं इसे राइड करता हूँ तो मुझे फील होता है कि आई एम राइडिंग ओनली 155 सीसी बाइक। तो ये यमहा के लिए निगेटिव पॉइंट है बहुत ही बड़ा कि हम 2,10,000 रुपये किसी बाइक के लिए परचेज़ कर रहे हैं और हमें अभी भी फील हो रहा है कि हम 155 सीसी की बाइक चला रहे हैं। बहुत लोग कहते हैं कि सीसी यार 155 सीसी तो है, ये ज़्यादा पावर कैसे देगी। तो यार S2 और S2R दो कावासाकी की डिफरेंट बाइक्स हैं। एक आती है 75 लाख की, एक आती है 35 लाख की, लेकिन दोनों में बहुत ही बड़ा डिफरेंस है। डिफरेंस जानते हो क्या है? जानते हो कि सेम इंजन के साथ एक इतनी सी पावर प्रोड्यूस करती है और एक करती है इतनी सी पावर प्रोड्यूस। तो जिस दिन ये डिफरेंस समझ जाओगे उस दिन ये कहना बंद कर दोगे कि इसमें सिर्फ 155 सीसी का इंजन है, ये RS 200 जितना इनिशियल नहीं दे सकती। ये बिल्कुल दे सकती है। यमहा चाहे तो इसी इंजन को इस कैपेबल बना सकता है कि ये RS 200 को भी इनिशियल में टक्कर देने लग जाए, बट ऐसा फ़िलहाल आपको नहीं मिलता है। सेकंड चीज़ बात करते हैं इसके क्विक शिफ्टर की। 155 सीसी में हालांकि क्विक शिफ्टर की कोई भी नीड नहीं थी। स्लीपर क्लच था, काफ़ी था। क्विक शिफ्टर की कोई भी नीड नहीं थी। आपको मिल गया, चलिए अच्छी बात है, इन्होंने शुरुआत करी। बट कभी कभी क्विक शिफ्टर उतना परफेक्टली इसका काम नहीं करता है जितना करना चाहिए। थर्ड चीज़ जो मेजर है बहुत ज़्यादा, जो मैंने नोटिस करी कि यहाँ पे देखिए दिया हुआ है यमहा मोटरसाइकिल कनेक्ट, और जब हम इसको कनेक्ट करते हैं ऐप से तो सबसे पहले इनका जो ऐप है वो बहुत ही बेसिक सा ऐप है। मतलब इतना थर्ड क्लास ऐप यमहा निकाल सकता है मैंने सोचा नहीं था। एक ऐप का क्लास होता है यमहा, मतलब यमहा इतना बड़ा ब्रांड है और ऐप उन्होंने ऐसा दिया है कि उसमें बहुत सारे ग्लिच आते रहते हैं, कनेक्ट नहीं होता है, और कनेक्ट हो भी जाए चलो फाइनली किसी तरह हमने कनेक्ट कर दिया। सो मैंने सोचा था जब मैंने ली थी कि यहाँ पे कॉलिंग का ऑप्शन है, मैसेज का ऑप्शन है, तो अगर कोई कॉल आती तो यहाँ पे डिस्प्ले होगा नंबर, और अगर हमने हेलमेट में इंटरकॉम लगा रखा है तो कोई दिक्कत नहीं, हम कॉल देख के उठा सकते हैं। बट ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं है। इस बाइक में आप कनेक्ट तो कर लोगे, लेकिन अगर आपके मोबाइल पर कॉल आएगी तो सिर्फ ये लाइट जलती है बस, उसके अलावा कुछ नहीं होता है। मैसेज आता है तो यहाँ पे मैसेज की लाइट जल जाती है बस, उसके अलावा कुछ भी नहीं होता है। सो इतना तो फ़ोन वाइब्रेट करता है तो पता चल जाता है कि हमारा कॉल आ रहा है, और कौन हमेशा मीटर में देखता रहता है यार, कैसे पता चलेगा कि कॉल आई? बस लाइट ब्लिंक करने से। ये फंक्शन मुझे बहुत ही डिसअपॉइंट किया। मतलब मैंने सोचा था डिस्प्ले में सारी चीज़ें आएंगी, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सो ये यमहा मोटरसाइकिल कनेक्ट सिर्फ नाम का है, बहुत ही बेकार लगा मुझे। सेकंड चीज़ कि इसमें दिया था नेविगेशन सिस्टम। कहने का मतलब अगर फ़ोन के ऐप से आपने इसको कनेक्ट कर रखा है तो आप लास्ट लोकेशन बाइक जहाँ पार्क करोगे वो देख सकते हो। सो मैंने सोचा इस बाइक में जीपीएस लगवाने की क्या ज़रूरत है, ये बहुत ही बढ़िया फीचर है। लेकिन फिर मैंने नोटिस किया कि बाइक जब फ़ोन से कनेक्ट होगी लास्ट लोकेशन तभी दिखाएगा बाइक पार्क करते हुए, अदरवाइज़ नहीं दिखाता है। और तो और अगर हम बाइक को कहीं लेके भी जाते हैं और दोबारा में हमने इसे कनेक्ट नहीं किया है तो लास्ट लोकेशन वही दिखा रहा होता है ऐप में जो हमने कनेक्ट टाइम पे की थी। सो इस वजह से ये मुझे और डिसअपॉइंट किया। मैंने वन लैब का इसमें जीपीएस ट्रैकर लगवाया इसीलिए, ताकि अगर बाइक चोरी हो या कुछ भी ऐसी दिक्कत हो तो मेरे नॉलेज में रहे भाई, जीपीएस प्रॉपर काम करता रहे, क्योंकि इन्होंने जो बना के दिया उससे तो कुछ होना नहीं था। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम मैं बता दूं कि मैं अपने RS को जब खिसकाता हूं, मतलब स्टैंड से हटा के, तो मैं अक्सर ये पकड़ के उसे खिसका देता हूं। लेकिन इसके साथ आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। इसके साथ अगर आपने ऐसा किया तो हाल आपका जानते क्या होगा, मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिए, ये टूटा सा दिख रहा है, ये होगा। बस मैंने इसको ऐसे पकड़ के हल्का सा खिसकाया था और ये हो गया। सो आपको ये पकड़ के खिसकाना है, और ये उतना आदत में नहीं है ना इतना प्रैक्टिकल है, तो इससे पकड़ के खिसकाने का कोई मतलब नहीं बनता है। प्रैक्टिकल हमारा है ये, इसे पकड़ के इंसान खिसकाता है, या तो अगर खींचना होता है तो इसे पकड़ के खींचता है, जो कि ये बिल्कुल भी मजबूत नहीं है। इनकी क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा चीप है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतने हल्के से खिसकाने पे ये टूट सकते हैं। उसके बाद अगला निगेटिव पॉइंट जो इसमें है वो ये कि भाई साहब इसकी सीट, पिलियन को तो बैठा ही नहीं सकते। और अगर मुझसे कोई कह देता है कि भाई इसके पिलियन पे बैठ के चलना है, तो अगर 1 किलोमीटर भी जाना होता है ना
तो इतनी बार सोचना पड़ता है, इतनी बार सोचना पड़ता है। जितनी बार ब्रेकिंग होती है मैं खिसक के आगे आ जाता हूँ। ये चीज़ रोक नहीं पाती। ये लगा तो दी है यमाहा ने पता नहीं क्या सोच के, लेकिन ये चीज़ बिल्कुल भी रोक नहीं पाती। फ्रिक्शन 1% नहीं है इसमें। और कंफर्ट के मैटर में तो ये वाहियात ही है। ये 3600 किलोमीटर जो मैंने कवर किए, उसको चलाने में मैंने ये सारी प्रॉब्लम्स फेस की जो मैंने आपके सामने रखी। बाइक का डिज़ाइन, लुक, जो चीज़ें अच्छी थी वो भी मैंने आपके सामने डिस्कस की, और जो इतने टाइम में मैंने आपके सामने फेस किया वो सारी दिक्कतें भी मैंने आपके सामने रखी। पैसा आपका, मर्जी आपकी कि आपको लेना है या नहीं लेना है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैंने R15 V3 भी राइड की, मैंने R15M भी राइड की, मैंने R15S का V3 भी राइड किया। तीनों के कंपैरिजन में मुझे सबसे अच्छी लगी R15 V3, जिसमें सबसे ज़्यादा पावर थी। उसके बाद R15S में इससे ज़्यादा पावर मुझे फील हुई जब मैं उसे राइड कर रहा था। क्यों फील हुई मुझे नहीं पता, लेकिन आपने मेरे वीडियोस में भी देखा होगा कि R15M को वो बहुत ही ईजिली बीट कर रही थी, इतनी पावर थी उसमें। 2,10,000 रुपये ये किस चीज़ का ले रहे हैं? किस चीज़ का? सिर्फ लुक्स का? सिर्फ USD फोक्स का? 2,10,000 पे करके हम परफॉर्मेंस क्यों गिराएंगे यार? हमें परफॉर्मेंस भी चाहिए। इंडिया में लोगों को हर चीज़ चाहिए होती है, हर चीज़। अगर एक भी चीज़ की कमी होती है तो मज़ा नहीं आती है। और सबसे मेन चीज़ है पावर। पावर हर किसी को चाहिए। तो पावर की इस बाइक में बहुत ही ज़्यादा कमी है। इनिशियल तो ख़राब है ही है, टॉप एंड में भी उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करती। हालांकि अगर आप BS6 से कंपेयर कर लोगे यार, तो RS को हरा देती है, NS को भी हरा देती है। RC अगर विंड ब्लास्ट में है तो नहीं हरा पाती, विंड ब्लास्ट नहीं है तो हरा देती है। तो इस हिसाब से टॉप एंड तो ठीक है, लेकिन इनिशियल की भी ज़रूरत थी, तो इनिशियल बिल्कुल नहीं है। इनिशियल में तीनों से हार जाएगी, तीनों से हारेगी, बराबर हारेगी। बाकी प्लस पॉइंट ये है कि इस बाइक में आपको माइलेज बहुत अच्छा मिल जाता है और मेंटेनेंस भी कम है। मतलब नॉर्मल सर्विस चार्ज आपका 600-700 रुपये खर्च होगा, इससे ज़्यादा खर्च नहीं होने वाला है, जब तक कि कोई मेजर प्रॉब्लम आपको फेस करने को ना मिले। अभी तक तो मुझे ऐसी कोई मेजर प्रॉब्लम इसमें फेस करने को नहीं मिली। जितनी भी प्रॉब्लम फेस करने को मिली हैं वो डिज़ाइन को लेके या ऐसे ही चीज़ों को लेके, इंजन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम अभी नहीं आई है, कोई भी इशू नहीं आया है। यमाहा के इंजन तो रिलायबल हैं, पता नहीं हैं भी कि नहीं है, मैं तो यूज़ करता नहीं हूँ, अभी यूज़ करना शुरू किया है। लोगों का कहना है ऐसा कि यमाहा के इंजन बहुत ज़्यादा रिलायबल हैं, तो यूज़ करने के बाद ही बता सकता हूँ कि हाँ रिलायबल है या नहीं है। लेकिन पावर के मैटर में यमाहा रद्दी है, ये मैंने देख लिया है। इनकी एक गाड़ी को छोड़ के, यमाहा R15 V3 को छोड़ के, कोई भी सेकंड गाड़ी का नाम बता दो जो सेम कैटेगरी की दूसरे ब्रांड को हरा पाती हो या टक्कर भी दे पाती हो। कोई भी एक सिंगल अगर नाम बता दोगे ना, मान जाऊंगा मैं। कोई भी एक सिंगल, सिर्फ R15 को छोड़ के। इनके पास सिर्फ एक गाड़ी है R15 V3, उसी को ये लोग घुमा घुमा के इतनी बार लॉन्च कर रहे हैं, और या इतने मॉडल लॉन्च करने की दिमाग पक गया है मेरा। अब यमाहा R15 V3, यमाहा R15S, यमाहा R15M V4, मतलब एक दिन आएगा कि सिर्फ यमाहा R15 ही बिकेगी और कुछ नहीं बिकना है इनके शोरूम में। अगर आप प्लान कर रहे हो यमाहा R15M, तो मैं यार आपको एक सजेशन दूंगा कि एक बार यमाहा R15S का V3 वर्जन भी देखना। वो ज़्यादा बेटर लगा मुझे पावर के मैटर में। बट अगर आप लुक के दीवाने हो और लुक यही चाहिए तो इसका कोई तोड़ नहीं, USD फोक्स ही चाहिए तो इसका कोई तोड़ नहीं है। लेकिन एक बार देखना ज़रूर, टेस्ट राइड ज़रूर लेना अगर अवेलेबल हो आपके शहर में, क्योंकि वो बाइक राइड करके मुझे थोड़ा सा बेटर लगा था इसके कंपैरिजन में, कि हाँ इससे बेटर पावर है उसमें। जैसा कि मुझे लगता है कि 2,10,000 रुपये देके इस बाइक को परचेज़ करना वर्थ नहीं है। इनको इस बाइक का कॉस्ट अराउंड 1,90,000 के आसपास रखना चाहिए था, तब ये वर्थ इट होता। बट 2,10,000 देने पे वर्थ बिल्कुल भी नहीं निकल रही है यार। 2 लाख जब दे ही रहे हो तो थोड़ा और पैसा देके आपके पास ऑप्शन है अपाचे लेने का, NS लेने का। NS सस्ते में ही मिल जाएगी आपको, RS सस्ते में ही मिल जाएगी। हम 2 लाख ही क्यों खर्च करें यार? और थोड़े बहुत कॉस्मेटिक चेंजेस कराने के बाद RS आपको ज़्यादा टॉप एंड देगी इसके कंपैरिजन में। अब लोग बात करेंगे रिलायबल इंजन की, तो यार आज के समय में मुझे नहीं लगता है कि कोई भी 5 से 6 साल से ज़्यादा एक बाइक को राइड भी करता है। पहले के समय में था कि इंसान चलाता रहता था सदियों तक, हाँ उसके बेटे भी चला रहे हैं, उसके पोते भी चला रहे हैं, बुलेट जैसे चलती जा रही है। लेकिन आज की डेट में लोग बाइक और मोबाइल ऐसे बदलते हैं ना, ऐसे बदलते हैं कि क्या ही बताएं कैसे बदलते हैं। क्यों जा रहे हो यार अपने कंफर्ट को छोड़ के ऐसे
स्लो इंजन पे। सो यार मेरा ओपिनियन तो यही है कि ये वर्थ इट नहीं है। बाकी पैसा आप लोग का मर्जी, आपकी पसंद आपकी। मेरा काम था आप लोगों को आगाह करना। जो कहना है कह लो यार कि मैं यामाहा हेटर हूँ, ऐसा नहीं है। अगर यामाहा की गाड़ी अच्छी होती तो मैं बिल्कुल उसकी तारीफ़ कर रहा होता यार। ऐसा क्यों, मैं उसे पर्सनली कंपनी से हेट क्यों करूँगा यार, क्यों करूँगा? आखिर मैं गाड़ी मुझे पसंद आ रही है, मैं अपना ओपिनियन दे रहा हूँ मेरे अकॉर्डिंग। अगर आपकी पसंद सेम है सो आप परचेज़ करो, अगर नहीं है तो भाई अपने भाई का बात मानो और किसी अच्छी बाइक को चूज़ करो। 2,10,000 में बहुत सारे ऑप्शन मिलने वाले हैं आपको, सो देख लो और भी सारे ऑप्शन एक बार। और अगर सेकंड हैंड देखोगे तो शायद डुअल सिलेंडर भी आपको मिल जाए, निंजा 300 जैसी बाइक। तो 2,10,000 हम इसमें क्यों फूकें? बाकी उम्मीद करते हैं रिव्यू आप लोग को पसंद आया होगा। अगर ओनरशिप रिव्यू पसंद आया तो हिट द लाइक बटन। ऐसे रिव्यू और भी चाहिए तो बताओ जल्दी से यार। जितनी चीज़ें हैं हमारे पास हम उसका रिव्यू करके रहेंगे, और दूसरों के पास भी हैं तो कोशिश करेंगे उनसे मैनेज करके करें आपके लिए। बाकी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो फटाफट। और चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाबा इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया, जल्दी करो, जल्दी 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 जाओ फॉलो मारो।